एयरफोर्स रक्षक बैच 2 6 जनवरी से फिर से एक नई जंग। अब हो जाओ तैयार 70 दिन के इस महासंग्राम में। बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा मिलने वाली 7 से 8 घंटे की रेगुलर क्लासेस से होगा श्योर सिलेक्शन। तो बिल्कुल भी मत सोचिए, आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर। जय हिंद। हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक स्पेशल अवेयरनेस सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे लगभग सारे स्टेट पीसीएस के बारे में, जैसे यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, राजस्थान पीसीएस और बिहार पीसीएस। इसमें हम कवर करेंगे कि एग्जाम की क्या स्कीम होती है, एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आपको प्रीलिम्स के लिए अप्रोच करनी है, मेंस के लिए कैसे अप्रोच करना है, इंटरव्यू के लिए कैसे अप्रोच करना है। ओवरऑल स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि आपको कैसे स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करना है और स्पेशल फोकस हमारा होगा आंसर राइटिंग सेशन पे। हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु सेठ। इस आंसर राइटिंग सेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम आंसर अपने बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम जीएस के अपने आंसर बेहतर बनाएंगे, कैसे अपने ऑप्शन के आंसर बेहतर बनाएंगे और कैसे ऐसे आंसर राइटिंग जो होगी आप ऐसे में ज्यादा मार्क्स ग्रैस्प कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में और ये सारे सेशंस लाइव होंगे एग्जामपुर पे। तो आप एग्जामपुर के वीडियोस देख सकते हैं लगातार और इसके आईएएस पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो बच्चा देखिए, अभी आप लोग जो हिंदी पढ़ रहे थे, कुछ लोग उसे सिर्फ यूपीएसआई का समझ के कर रहे थे, कुछ लोग यूपी कांस्टेबल का समझ के कर रहे थे, कुछ लोग किसी का, कुछ लोग किसी का। कंफ्यूजन था बहुत बड़ा और मैंने पता नहीं कितनी बार हिंदी करा दी होगी, पता नहीं तुमने मुझसे कितनी बार हिंदी पढ़ ली होगी। एक बार हम हिंदी फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। अब की जो हिंदी होगी आज अच्छे से सुन लीजिए। वो यूपीएसआई की आने वाली भर्ती, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आने वाली भर्ती, उसके अलावा जो लेखपाल की भर्ती का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है, वीडियो की भर्ती, लोअर पीसीएस की भर्ती या अन्य कहीं भी जहां भी हिंदी आपसे पूछी जाएगी वहां वो आपकी माथे की बिंदी बनेगी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे जूनियर असिस्टेंट में यदि 60 क्वेश्चन आते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से 58 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो और 60 क्वेश्चन को 10 मिनट के अंदर गोले भरने के बाद, और यदि कंप्यूटर में है ना टिक टिक करना है तो 5 मिनट में। ऐसा कोई एक सब्जेक्ट बता दो जो आप इतनी जल्दी कर सकते हो। यूपी कांस्टेबल में 38-39 क्वेश्चन आते हैं, आप 5 मिनट में क्वेश्चन पूरे कर लेते हो। बताओ कोई और इसमें भी एक्यूरेसी कि आपके 36-37 क्वेश्चन सही होते हैं। इसी तरह यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आएंगे और आराम से आपका वही टारगेट 38-39 क्वेश्चन बिल्कुल 5 से 10 मिनट में, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। अब मुझे आप कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बता दो जिसे आप इतनी एक्यूरेसी के साथ और कर सको। तो इसका मतलब अब मैं आपको 2 चीज और बता दे रहा हूं। बच्चा, आपके पास 2 ऑप्शन है जिंदगी में। पहले आज मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। आपके पास 2 ऑप्शन है जिंदगी में। या तो जो हो रहा है आपके साथ उसे होने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। आप इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, बार बार एग्जाम देते रहो, फिर अगले एग्जाम की तैयारी करते रहो। तुम्हें पता है कि तुम इंपॉर्टेंट तो कराते हो लेकिन पूरा पेपर नहीं करके आते। या फिर उठो और बदलो, अपनी परिस्थितियों को उठो और बदलो। मैंने ये रास्ता चुना है तुम्हारे लिए, तुम्हें भी यही रास्ता चुनना है। इस रास्ते में इंपॉर्टेंट शब्द खत्म हो जाता है। हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, पहली बात। दूसरी बात, नोट्स बनाने, कॉपी में लिखो। एक एक चीज को कॉपी पे उतारना है जैसे मेरे मुंह से निकले। मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तुम सेम तरीके बिल्कुल समान तरह से एकदम अपनी कॉपी में लिखो। और तीसरी बात, आपको उसका रिवीजन करना है 10 बार। रिवीजन कितनी बार करना है? 10 बार। अगर आपका एक भी क्वेश्चन हिंदी में गलत हो जाए तो आप मुझे आके दोषी ठहरा देना, मुझे आके पूरा दोष डाल लेना। 15 जनवरी
2018 से आपको पढ़ानी शुरू की है, हिंदी पढ़ानी शुरू की है। आज तक तो ऐसा है नहीं कि मैंने आपके किसी, और 2 साल हो जाएंगे 15 जनवरी 2020 को, कि आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति ना की हो या कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपके क्वेश्चन गलत हुए हो। तो इस बार भी आपको वही है। मेरे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और अब वो भी जान गया पेपर बनाने वाला कि तुम लोग वही इंपॉर्टेंट पढ़ के आते हो। तो अभी मैंने कम्युनिटी पर एक क्वेश्चन डाला जो मैंने कल करंट अफेयर की क्लास में कराया कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट कब आया है, और बच्चा 20,000 लोगों ने उस पर वोट करी। और आपको सुनकर अचंभा होगा, 13% का आंसर ठीक है, 13% का उत्तर ठीक है। और 13 में फिर कितने रह गए? 87% गलत आंसर दे रहे हैं। 87%। ये 13% का सिलेक्शन होता है। ये जिंदगी भर एग्जाम देते रहते हैं। तो उठा लो एक प्रतिज्ञा कि जब तक हिंदी में आप मास्टर ना बन जाओ मेरे साथ, तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और एक एक चीज को बिल्कुल एक एक सिरे को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जितने लोग तैयार हों वो आहू 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 लिख दें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपके अंदर 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। छूते ही धुआं धुआं कर दोगे, जिसने तुम्हें छू लिया धुआं धुआं, ऐसा वोल्ट दौड़ रहा है, 11,000 वोल्टेज का करंट। तो देखिए बच्चा, सबसे पहले आती है भाषा। क्या आती है? हिंदी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये जो भाषा शब्द है बच्चा, ये संस्कृत की भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाष धातु। अब कहोगे सर ये धातु क्या होती है? तो बच्चा धातु वो शब्द होते हैं जिनसे क्रिया बनती है। क्या बनती है? क्रिया बनती है, या जिनसे काम का होना बताया जाता है। काम का होना या किया जाना बताया जाता है। किया जाना बताया जाता है। नोट करते रहना एक एक चीज को। इस भाष धातु का अर्थ है किसी चीज को कहना या बोलना। इस भाष धातु का अर्थ क्या है कि जब हम कोई, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं भी क्या कह रहा हूं, आपसे बोल रहा हूं या मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, तो एक बार बताओ, मैं पूछूं मैं क्या काम कर रहा हूं, मैं कौन सा काम कर रहा हूं, तो आप कहोगे सर आप बोलने का काम कर रहे हो, आप कहने का काम कर रहे हो, आप भाषण देने का काम कर रहे हो। भाषण मतलब कुछ बातें आप बोल रहे हो, भाषण माने कहना। तो संस्कृत की भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है कि जब हम किसी चीज को बोलते या कहते हैं तो जिन ध्वनियों का हम उपयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। बच्चा, भाषा की जरूरत क्यों पड़ी? आप जानते हो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे के बारे में जानता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, सामाजिक प्राणी है। और जब कोई समाज में रहता है और जब एक दूसरे पर निर्भर रहता है तो जाहिर सी बात है दूसरे की बातों को समझना चाहेगा और अपनी बातें दूसरे को समझाना चाहेगा। अब देखो, अब जैसे मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम मेरे सामने हो, मैं यदि तुम्हें अपनी कोई बातें समझानी चाहूं तो मैं कैसे कहूंगा? मैं ऐसे कहूंगा जैसे, देख रहे हो मेरे पेट पे ऐसे। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? तो आप देख रहे हो, जब मैंने पेट पर हाथ फेरा और मैंने ऐसे कहा तो तुमने अंदाजा लगाया कि मैं आपसे भोजन की बात कर रहा हूं, मैं आपसे खाने की बात कर रहा हूं। जब मैंने ऐसे किया और ऐसे, तो आपको पता चला मैं पीने की बात कर रहा हूं, मैं पानी पीने की ही बात कर रहा हूं आपसे मैं कुछ और कोल्ड ड्रिंक या कुछ और दूसरे ड्रिंक तो नहीं मांगूंगा। नॉर्मली आदमी पीने की बात करता है। तो सामाजिक प्रणाली है, सामाजिक प्राणी है, अपने समाज में उसको
एक दूसरे से संपर्क रखना पड़ता है। अब उसके पास दो थे कि उसको संपर्क रखने के लिए कोई साधन चाहिए। जैसे आप मम्मी पापा से घर पे संपर्क रख पाते हो, आप किसी दूसरे शहर या दूसरे कस्बे में बाहर रहते हो, आप अपने घर पे संपर्क रख पाते हो कैसे? इस मोबाइल फोन के द्वारा। ये मोबाइल फोन आपका साधन है जिसके द्वारा आप अपने मम्मी पापा से संपर्क रख पाते हो। आपने फोन मिलाया, हेलो मम्मी जी नमस्ते, ऐसे होता है ना। तो इसी तरह आप अब अपने समुदाय में, अपने समाज में आपको संपर्क करना है तो आपके पास कोई साधन होना चाहिए। तो वही है बच्चा, भाषा वह साधन आपको मुहैया कराता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन के द्वारा करता है, जिस साधन का वो इस्तेमाल करता है, वो क्या होती है बच्चा? भाषा होती है। अब भाषा के दो रूप हो सकते हैं। आप इस साधन के तौर पर आप इसे दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने क्या किया बच्चा, अपने छोटे से ग्रुप में आपने कुछ ध्वनियां, जो आपके मुख से कुछ ध्वनि निकलती थी, उन ध्वनियों को आपने अर्थ दे दिया। क्या दे दिया? अर्थ दे दिया। कहने का मतलब, जैसे शुरुआत में आपने टेंगो चार्ली पिक्चर देखी है, अजय देवगन और बॉबी देओल की टेंगो चार्ली पिक्चर है। तो टेंगो चार्ली पिक्चर में वो लोग कैसे कैसे बात करते थे जो आतंकवादी होते थे। इस तरह से बात करते थे ना। उन्होंने अपनी ध्वनि को, एक खास ध्वनि को उन्होंने एक अर्थ दे रखा था कि मान लो जब मैं ऐसे कहूं तो इसका मतलब कोई हमला करने आ रहा है, और जब मैं ऐसे करूं इसका मतलब कि वो लोग भाग गए या वो लोग चले गए। तो सामने वाले को क्या लगेगा? जैसे कोई चिड़िया बात कर रही है या कोई जानवर चिल्ला रहा है। इस तरह से ना सार्थक। तो उन्होंने अपने मुख से ध्वनि निकलने वालों को क्या कहा? अर्थ दे दिया। तो वो उस तरह की हो गई। इसी तरह कुछ लोगों ने दूसरी तरीके के चिन्हों को अर्थ दिया, जैसे मुख से आ, ए, आ, ई, आई, ऊ, औ, फिर इनको जोड़ा आम, इमली, केला, और इस तरह से शब्द बनते चले गए। तो मौखिक भाषा में क्या होता है बच्चा? उच्चरित ध्वनियों का, सार्थक उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग किया गया। जो मुंह से उच्चरित का मतलब होता है मुंह से बोली जाने वाली, जिनका मुंह से उच्चारण हुआ है। तो इसमें मौखिक भाषा में सार्थक उच्चरित ध्वनियों का, सार्थक उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग किया गया। सार्थक उच्चरित ध्वनियों का प्रयोग। और ये जो सार्थक उच्चरित ध्वनि थी, हर एक समुदाय के लिए, हर एक समूह ने, मतलब अलग अलग समूह के लिए, समूह मतलब छोटे छोटे ग्रुप, गांव या 10-20 गांव के लिए, अलग अलग समूह के लिए समूह ने अपने लिए अलग अर्थ निर्धारित किए। क्या किए? अलग अर्थ तय किए। जैसे कहीं पर कोई पानी को पानी बोलता था, कहीं पानी को जल बोला जाता था, कहीं पानी को नीर बोला जाता था, कहीं पानी को तोय बोला जाता था। तो सबने अलग अलग ध्वनियों का मिश्रण करके अपने हिसाब से अर्थ तय किए, और इसीलिए संसार में बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बोली जाने वाली मौखिक भाषाएं हो गई। लेकिन मौखिक भाषाओं में एक बहुत बड़ी कमी थी कि जब तक व्यक्ति सामने है तब तक तो विचारों का आदान प्रदान संभव है। भाई जब तक व्यक्ति आपके सामने है तब तक तो आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो। जैसे ही व्यक्ति आपसे हटा, अब आप अपनी बात कैसे पहुंचाना चाहोगे? चलो ठीक है,
और अपनी आने वाली चीजों पीढ़ियों तक अपने विचारों को कैसे सुरक्षित रख पाओगे? तो बच्चा यहां से लिखित भाषा का इतिहास शुरू होता है। अब लोगों ने क्या किया, यही जो मौखिक ध्वनियां थी, उच्चरित ध्वनियों, इन मौखिक ध्वनियों के लिए बच्चा उन्होंने चिन्ह तय किए। क्या किया? इन्हीं मौखिक ध्वनियों के लिए उन्होंने चिन्ह तय किए। मौखिक ध्वनियों के लिए चिन्ह तय किए गए। क्या किए गए? चिन्ह तय किए गए। चिन्ह तय किए गए। जैसे, और कैसे चिन्ह तय किए गए समझ रहे इस बात को। जैसे यदि मैं अंग्रेज हूं, इंग्लैंड में हूं, तो मैंने ए के लिए मैंने ए किया, बी सी डी ई, मैंने अपनी भाषाओं के लिए इन चिन्हों का इस्तेमाल किया। समझना मेरी बात को। यदि मैं भारत में हूं, हिंदी में, तो मैंने अपनी ध्वनियों के लिए आ ई आई ओ औ, मैंने इन चिन्हों का इस्तेमाल किया। अब देख रहे हो, ध्वनियां हमारे मुंह से सेम निकली, ध्वनि समान निकली, लेकिन इंग्लिश में मैंने, इंग्लिश भाषा में मैंने बच्चा इन ध्वनियों का प्रयोग किया। ध्वनियों के लिए मैंने ये चिन्ह निर्धारित किए, जबकि अपने लिए मैंने ये चिन्ह निर्धारित किए। तो मौखिक ध्वनियों को लिखित भाषा में लिखने के लिए जो बच्चा चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अर्थात मैंने मौखिक भाषा को लिखित में परिवर्तित करने के लिए लिपि तय की या लिपि बनाई। जैसे इंग्लिश की लिपि क्या हो जाती है? एग्जाम्पल के तौर पर रोमन लिपि। इंग्लिश किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन लिपि में। जैसे अगर हम लिखेंगे विवेक, तो क्या हम इसके ऊपर ऐसे लाइन खींचते? नहीं खींचते ना, बिल्कुल नहीं खींचते। और यदि मैं इसी चीज को हिंदी में लिखूं, तो हम इसके ऊपर क्या खींचते? लाइन खींच देते। इसी तरह हिंदी, नेपाली, मराठी, ये किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ये किस लिपि में लिखी जाती है बच्चा? देवनागरी लिपि में। तो हमने मौखिक भाषा के लिए चिन्ह तय किए, लिपि तय की, इसलिए बहुत सारी लिपि आ गई। अब लिखित रूप में हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने विचारों को सुरक्षित रख पाते थे, किताबों के रूप में, पांडुलिपियों के रूप में, कि कागज के पत्ते पर, उसके पेड़ के पत्ते पर लिखकर, पेड़ की छाल पर लिखकर, किसी तांबे की प्लेट पर लिखकर, किसी कांसे की प्लेट पर लिखकर, या किसी चट्टान पर हमने कुछ लेख लिख दिए। जैसे अशोक के लेख मिलते हैं, जैसे गुप्त राजाओं के, चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों के लेख मिलते हैं ना। ठीक है बच्चा। तो भाषा का विकास किस धातु से हुआ है? भाषा का विकास या भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना या कहना। और भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मुख्य तौर पर दो प्रकार की होती है मौखिक भाषा, जिसमें मुख से ध्वनियां उच्चरित होती हैं, और यदि उन्हीं उच्चरित ध्वनियों को उचित चिन्ह दे दिए जाए, लिपि में लिपिबद्ध कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाती है बच्चा? वो हमारी लिखित भाषा हो जाती है। वो क्या हो जाती है? लिखित भाषा हो जाती है। अब आ जाती है तीसरी चीज, आ जाती है भाषा परिवार। क्या जाती है? भाषा परिवार। अब देखो, समझिए मेरी बात को, भाषा परिवार कहां से आ गया? तो मान लो ये ए ग्रुप है, ये अपनी भाषा को कुछ और प्रकार से लिखता था, मतलब इसके लिए चिन्हों का मतलब कुछ और होता था। यहां पे भाषा ए बोली जाती थी। ये बी ग्रुप है, बी गांव में यहां पे भाषा बी बोली जाती थी, और ये सी गांव में लिखना मत से, यहां पे भाषा सी बोली जाती थी। अब पहले तो इनको पता था कि हमारे शब्दों का क्या मतलब है। अब इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होना शुरू होता है। ये आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करते हैं। भाई जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ा, जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, तो एक दूसरे शहर में आना जाना शुरू हुआ, तो एक दूसरे के जो शब्द थे, एक दूसरे के लिए जो उन्होंने अर्थ
निर्धारित किए थे ध्वनियों के, वो अर्थ भी एक से दूसरे शहर पहुंचे, एक से दूसरे शहर पहुंचे। तो देखने में क्या आया कि एक दूसरी जो भाषाएं होती हैं उनमें से कुछ भाषा, जैसे भाई मैं ये कहूं कि मेरा एक परिवार है, मेरा परिवार कैसे, मेरे चाचा जी हैं और मेरे दादाजी के भाई, मेरे परदादा जी के भाई वगैरह होंगे, तो एक पीढ़ी में कुछ ना कुछ रिश्ता है ना कोई हमारा पूर्वज एक जैसा था। तो इन कुछ क्या हुआ कि कुछ भाषाओं में समानता देखने के लिए मिलती है, कुछ भाषाओं में क्या होती है, समानता देखने के लिए मिलती है, समानता देखने के लिए मिलती है। और जिन भाषाओं में समानता देखने के लिए मिलती है, इसका मतलब हो सकता है उनका विकास किसी एक भाषा से हुआ हो, किसी एक भाषा से, भाई हो सकता है कि उनका विकास किसी एक भाषा से हुआ हो। तो जिन भाषाओं में समानता देखने के लिए मिलती है, उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार की भाषा कहते हैं, उन सभी को एक भाषा परिवार में रख देते हैं, एक भाषा परिवार में रख देते हैं, एक भाषा परिवार में रखते हैं। समझिएगा इस बात को। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे एक भाषा परिवार है जिसकी भाषाएं भारत में भी बोली जाती हैं और उसकी जो है वो यूरोप में भी बोली जाती हैं, और भारत और यूरोप में बोली जाने के कारण इसको भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारोपीय भाषा परिवार। तो उसकी कुछ भाषाओं में मैं आपको अंतर बता रहा हूं, उसकी कुछ भाषाओं में मैं क्या बता रहा हूं, आपको कुछ अंतर बता रहा हूं। आप देखिएगा, आपको निश्चित रूप से क्या आएगा, मजा आएगा। जो भाषा परिवार की भाषा है, जब मैं उनको लिखूंगा तो आपको निश्चित रूप से क्या आएगा बच्चा, आपको मजा आएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे मैं एक भाषा लिख रहा हूं आपके सामने, कुछ शब्दों को लिखूंगा, उन शब्दों को आप गौर कीजिएगा, तब आपको पता चलेगा। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। एक सेकंड बस। यार कहाँ चला गया? एक से ही रुकिएगा, मैं आपको बहुत ही मजेदार सी चीजें दिखाऊंगा, मतलब आपको सुन के मजा आएगा। आप देखना, आपको सुन के मजा आएगा। बहुत मारूंगा, आ जाओ। चलिए, जैसे एक आप देखना, ये हमारी हिंदी हो गई। क्या हो गई? हिंदी। और मैं अंग्रेजी, दोनों में आपको कुछ मतलब दिखाना चाहता हूं। हिंदी में आप माता को क्या कहते हो? मातृ कहते हो, जो मां के लिए। हिंदी नहीं, संस्कृत की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? संस्कृत की। संस्कृत और अंग्रेजी में आप समानताएं देखना। संस्कृत में माता के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? मातृ का इस्तेमाल करते हो।
और अंग्रेजी में आप इसी के लिए क्या कहते हो? मदर, मातृ, मदर, मातृ, मदर। कुछ कुछ दिख रहा है? पापा के लिए आप पितृ का इस्तेमाल करते हो ना? यहां पे आप पापा के लिए क्या कहते हो? फादर। क्या कहते हो? फादर, फादर। इसी तरह संस्कृत में आप भाई के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? भ्राता। एक शब्द होता है ना, भ्राता। संस्कृत में आप भाई के लिए एक भ्राता शब्द इस्तेमाल करते हो। यही चीज जब आप अंग्रेजी में करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा ब्रदर। तो एक चीज आपको दिख रही होगी कि त्रि को वो दर बना दे रहे हैं। जो हमारे त्रि होता था इसको वो क्या बना देते हैं? दर बना देते हैं। ब्रदर, मातृ, मदर, पितृ, फादर, भातृ, ब्रदर। तो इस तरीके से देखने में लगा। इसी प्रकार जब आप जर्मनी, फ्रांस, स्पेनिश या यूरोप की अन्य भाषाएं देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें बहुत ज्यादा समानताएं हैं। तो वो भारत और यूरोप में बोली जाती हैं, दोनों में समानताएं। तो हमने क्या कही बच्चा? भारोपीय भाषा परिवार, हमने उसे नाम दे दिया। तो अब आ जाते यहीं से हम भारत में भाषा परिवार। क्या जाते बच्चा? भारत में भी ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं। हिंदी पर हम आएंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते रहेंगे और हम हिंदी पर भी पहुंचेंगे। बच्चा ज्ञान मिलेगा बस। और एक बार तुमने ज्ञान ले लिया ना, फिर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगी। अब क्या आते हैं? भाषा परिवार भारत में। तो यदि आप भारत की जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें यदि समानताएं ढूंढोगे तो आपको मुख्य तौर पर 6 भाषा परिवार मिलेंगे। कितने भाषा परिवार? 6 भाषा परिवारों की भाषाएं। अर्थात जितनी भी भारत में भाषाएं बोली जाती हैं उन सबको जब अपने ग्रुप में लाए, उनमें समानताएं ढूंढनी शुरू की तो आपको 6 भाषा परिवार मिलेंगे। पहला हो जाता है इंडो आर्यन या इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार यह भारोपीय भाषा परिवार का ही एक हिस्सा है। यह किसका हिस्सा है? भारोपीय परिवार की एक शाखा है। भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है, भारत में लगभग 78.05% जो जनसंख्या है वो भारोपीय भाषा परिवार की शाखा इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाओं को बोलती है। अर्थात 100 में से आपको जो भारत के 78 लोग मिलेंगे वो किस परिवार की भाषाओं को बोलते हैं? इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली। दूसरा एक मुख्य भाषा परिवार जो भारत में वो है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा परिवार है बच्चा? द्रविड़ भाषा परिवार। यह दक्षिण भारत में जो आपको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये जितनी भी भाषाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं इन्हें बोलने वालों की संख्या 19.64% है। तो कहने का मतलब भारत में मुख्य तौर पर लगभग आप इसे 98% कह सकते हो इन 2 भाषा परिवारों की ही भाषा बोली जाती है जो एक दूसरे से मिलने वाली है। इसके अलावा 4 और पाई जाती है। एक होती है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, हिंदी में लिखो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें बस बहुत कम लोग बोलते हैं इसलिए इसको परसेंटेज में नहीं लिखा। सिनो तिब्बत, ऑस्ट्रो एशियाटिक का मतलब है ऐसी भाषाएं जिनका ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी समूह हैं उनसे मिलता जुलता है। दूसरा आ जाता है सिनो तिब्बत भाषा परिवार और यह पेपर में आ चुका है। सिनो तिब्बत भाषा परिवार
सिनो तिब्बत का मतलब है चीन और तिब्बत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनसे मिलती जुलती भाषाएं भी भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें बोली जाती हैं। चीन और तिब्बत से मिलती जुलती जो भाषाएं चीन और तिब्बत में बोली जाती हैं उनसे मिलती जुलती भाषाएं भी भारत में बोली जाती हैं। 5वें नंबर पे छोटे आपका आ जाता है ताई कड़ाई भाषा परिवार। ताई कड़ाई भाषा परिवार, ये बिल्कुल अलग भाषा परिवार है। जो ताई कड़ाई भाषा परिवार, इसको इंग्लिश में लिख दिया जिससे कि आपको परेशानी ना हो। जो हमारे यहां मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया, वहां के कई आदिवासी समूह हैं जो इस प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं। उसके अलावा आ जाता है ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार। जो अंडमान निकोबार है ना हमारा, तो ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार, वहां पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो अलग ही प्रकार की हैं, वो इन बाकी पांचों से मिलती जुलती नहीं है, तो हमने उसको छठा भाषा परिवार दे दिया। तो मुख्य तौर पर देखोगे तो भारत में आपको 6 भाषा परिवार मिलते हैं, जिनमें से 2 इंडो आर्यन और द्रविड़ भाषा परिवार, इसकी सबसे ज्यादा बोलने वाली जनसंख्या है। बाकी ऑस्ट्रो एशियाटिक, सिनो तिब्बत, ताई कड़ाई और ग्रेट अंडमानीज, इनके बोलने वाले, इन भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या अनुपात में परसेंटेज में उतनी ज्यादा नहीं है। अब लिख लेते हैं अलग अलग भाषा परिवारों की कौन कौन सी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। समझ रहे हैं बच्चा? चलिए लिख लेते हैं। इधर लिख लीजिए इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं। तब हिंदी पे आएंगे। इंडो आर्यन भाषा परिवार की कौन कौन सी भाषाएं होती हैं, क्योंकि वो पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी भाषा बाकी से अलग है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए। आपको क्या दे दिए बच्चा? 4 ऑप्शन। उनमें से पूछेगा इनमें से कौन सी बाकी तीनों से भिन्न है, तो हो सकता है वो भाषा परिवार के आधार पर बाकी तीनों से अलग हो। तो जैसे इसमें आ जाती है सबसे बड़ी हिंदुस्तानी, जिसे आप हिंदी कहते हो। क्या कहते हैं बच्चा? हम इसे हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी। तो भारत यूरोपीय जो हमारा आर्य भाषा परिवार है, कौन सा परिवार है? आर्य भाषा परिवार। इसकी लिख लीजिए बच्चा संस्कृत हिंदी। उसके बाद में आपकी आ जाती है उर्दू बांग्ला कश्मीरी, संस्कृत हिंदी उर्दू बांग्ला कश्मीरी, सिंधी पंजाबी नेपाली। इसके बाद में इसमें से एक आ जाती है असमिया गुजराती मराठी, कोंकणी, असमिया, गुजराती, मराठी, कोंकणी। इन सभी में एक खासियत है बच्चा कि ये सब पुराने समय पर एक से ही निकली है। किससे निकली है? एक से ही
निकली है, तो ये हो जाता है आपका आदि। ये मुख्य भाषाएं हैं जो इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। किसकी भाषाएं बच्चा? ये इंडो आर्यन भाषा परिवार की ये कुछ भाषाएं हैं। आगे बढ़े, उसके बाद में आगे आ जाता है जब हम बात करते हैं सेकंड कि भारत में और कौन सा भारत देख पाया जाता है, तो आगे आ जाती है बच्चा द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा आ जाता है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं ये दक्षिण भारत में अधिक है। ये दक्षिण भारत में अधिक है, दक्षिण भारत में केंद्रित, दक्षिण भारत में इनका केंद्र है, वहां इनके बोलने वालों की संख्या अधिक है। कैसे? इसमें सबसे आ जाती है आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़। जो तमिलनाडु की तमिल बच्चा, ये हो जाती है आंध्र प्रदेश की तेलुगु, आंध्र प्रदेश की तेलुगु। उसके बाद में कर्नाटक की कन्नड़, उसके बाद में केरल की मलयालम। केरल की जो मलयालम भाषा है, मलयालम, मलयालम भी ये द्रविड़ भाषा परिवार की है। इसके अलावा बच्चा एक तुलु भाषा भी आती है। कौन सी भाषा आती है? तुलु भाषा। इसको लिख लीजिएगा, एक तुलु भाषा भी आती है, तुलु। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी भाषाएं और है जिनमें तमिल सबसे पुरानी है, ब्राहुई भाषा। ब्राहुई, ये इसे ब्राह्वी भी बोलते हैं। मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं ऊपर, मैं इसको मिटा के लिख रहा हूं, इसको ब्राहुई द्रविड़ भाषा परिवार की है, ब्राहुई, या इसे ब्राह्वी भाषा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्राह्वी भाषा बोलते हैं। अभी भी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ लोग हैं जो इसे, इस भाषा परिवार की भाषा को बोलते हैं। उसके अलावा गोंडी, गोंडी, कुड़ुक, इसके अलावा गोंडी भाषा, कुड़ुक भाषा, कुड़ुक, ये भी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, ये भी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। एक बात गौर करने लायक है, एक बात गौर करने लायक है कि जो द्रविड़ भाषा परिवार की जो लिपि है, जिनमें भाषाएं लिखी जाती हैं, वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। वो सब किससे विकसित हैं? ब्राह्मी लिपि से। ये सभी ब्राह्मी लिपि से विकसित हैं। जो इनकी लिपियां हैं वो बच्चा ब्राह्मी लिपि से विकसित है। तो द्रविड़ भाषा परिवार की कौन कौन सी होगी? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु, तुलु, ब्राहुई, गोंडी और कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा, कुड़ुक भाषा ये भारत, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश आदि में बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उरांव। पूछ सकता है तो इसको स्टार लगा लेना, उरांव भाषा भी कहते हैं। इसे हम लोग उरांव भाषा भी कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, जिसको सिनो तिब्बती भी कहते हैं। चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं, चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाएं। चलिए, यदि आप भारत में चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भाषाओं को आप देखोगे तो आपको कुछ लैंग्वेज इसमें मिलेंगी, कुछ लैंग्वेज इसमें मिलेंगी। जैसे आपकी आ जाती है बोडो, एक सेकंड, भारत में जो बोली जाती है
उसकी निकाल लेता हूं कि भारत में इनकी कौन कौन सी बोली जाती है। तो ये बच्चा नाग भाषा जो होती है, कौन सी होती है? नाग भाषा, उनकी हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे इसमें आ जाता है आपका बोडो गारो, बोडो गारो, इसमें मैं आपको लिखवा रहा हूं कुछ, बोडो गारो। तो इसको बहुत ध्यान से लिखना, ये सब तुम्हारे लिए जीके के भी काम करेगा। यूपी ट्रिपल एससी बहुत पूछती है और यूपी पुलिस आदि उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से नोट करना। ठीक है बच्चा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार में बोडो आ जाती है, जिसमें बोडो, दिमासा, तीवा, कचारी, बोडो, दिवासा, बोडो, दिवासा, दिमासा, तीवा भाषा, कचारी भाषा, ये असम आदि में बोली जाती हैं। कहां बोली जाती है बच्चा? असम। कोकबोरोक, कोकबोरोक त्रिपुरा के लोग बोलते हैं इसको, कोकबोरोक, ये त्रिपुरा के लोग बोलते हैं। ये भी चीनी तिब्बती भाषा परिवार की है। उसके बाद में आपका आ जाता है गारो, मीगम, गारो, गारो मेघालय में, गारो आ गया आपका, ये मेघालय में बोली जाती है। उसके बाद में आपकी आ जाती है कोच, रूगा और राभा, कोच, रूगा और राभा, ये भी भारत के उत्तरी पूर्व में बोली जाती हैं। ये भी भारत के उत्तरी पूर्व में बोली जाती है। उसके बाद में आ जाता है आपका मोरान। क्या जाती है बच्चा? मोरान। क्या जाती है? मोरान। क्या जाती है बच्चा? मोरान भाषा, मोरान। ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार की भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं, बोडो, दिमासा, तीवा, कचारी, कोकबोरोक, गारो, कोच, रूगा और राभा। उसके बाद में आ जाते हैं बच्चा, उसके बाद में आ जाते हैं आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें देख लेते हैं, लिख लीजिए ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, पर मैं फिर कह रहा हूं, मजे के चक्कर में तुमने अपनी पता नहीं कितने साल बेकार कर लिए। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की जो भाषाएं, इनमें सबसे फेमस है बच्चा, इसमें सबसे फेमस है संथाली। कौन सी है? संथाली, जो संथाल जनजाति बोलती है, संथाली। उसके बाद में आ जाता है हो, यह मध्य भारत की भाषा है, मुंडारी, संथाली, हो, मुंडारी, खड़िया, सावरा, खड़िया, सावरा, खड़िया, सावरा, खासी। जो मेघालय के खासी होते हैं ना, खासी, मेघालय की जो खासी भाषा है, मेघालय की जो खासी भाषा है, वो भी बच्चा यहीं से निकली है, वो भी यहीं से निकली है। समझ रहे हैं आप? वो भी यहीं से निकली है, ऑस्ट्रो एशियाटिक। उसके बाद में एक और भाषा परिवार आता है जिसको बच्चा अंडमानी भाषा परिवार कहते हैं। इसके अलावा अंडमानी के अलावा भी एक दो हैं, जैसे हमारा हो जाता है टाई कड़ाई लैंग्वेज फैमिली,
टाई कड़ाई लैंग्वेज फैमिली। टाई कड़ाई लैंग्वेज फैमिली। इसमें कुछ है जिनको बोला जाता है, और अंडमानीज जो भाषा परिवार है वो हमारा अंतिम हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जो अंडमानीज भारत परिवार है, इसमें आ जाता है बच्चा अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा। अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ये वाली भाषा, जारवा इसको लिख देते हैं। अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज भाषा परिवार की भाषाएं, इसमें आ जाती हैं आपकी 2-3 भाषाएं, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, अंडमानी, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा। ग्रेट अंडमानी, ओंगे और जारवा भाषा परिवार, जारवे भाषा, ये भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं, जो हालांकि वो ताई कड़ाई भी बोली जाती है लेकिन बहुत ही कम उसमें बोली जाती है। ताई कड़ाई किस में बोली जाती है? बहुत ही कम क्षेत्र में बोली जाती है। तो अभी हमने ये देखा कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। अभी हम लिखने की बात नहीं कर रहे, अभी हम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमने बिल्कुल भी लिखने की बात नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बताइए विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली, सबसे अधिक बोली जाने वाली, और 2019 के आंकड़ों के हिसाब से सबसे अधिक बोले जाने वाली 5 भाषाएं बताइए जो सबसे ज्यादा बोली जाती हो वर्ल्ड में। जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो कौन सी है बच्चा? जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है वो आपको 5 भाषाएं बतानी है। क्या बतानी है बच्चा? 5 भाषाएं वर्ल्ड में बोली जाने वाली, और ये 2019 का आंकड़ा है। अमेरिका की एक संस्था है SIL इंटरनेशनल, उसने निकाली है लिस्ट सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है। तो नंबर 1 पर आती है बच्चा मंडारिन चाइनीज। मंडारिन, चाइना की मंडारिन भाषा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोली जाती है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी इनकी है, लगभग वर्ल्ड की 11.9% जनसंख्या बच्चा मंडारिन बोलती है, 100 में से 11। दूसरी तरफ देखोगे आ जाती है स्पेनिश, जो सेकंड स्पेन की। असल में स्पेन एक छोटा सा देश है, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े देशों पर क्या किया था? अपना अधिकार जताया था, कई देशों पर कब्जा कर लिया था, जैसे भारत पर अंग्रेजों ने, तो वहां भी इन्हीं की भाषा बोली जाती है स्पेनिश। तीसरी आ जाती है इंग्लिश। तीसरी कौन सी आ जाती है? इंग्लिश या अंग्रेजी। तीसरी कौन सी आ जाती है? अंग्रेजी। तीसरी यदि बोलने वाले में देखें अंग्रेजी 4.922 वर्ल्ड में जो बोली जाती है वो अंग्रेजी बोली जाती है। चौथे नंबर पर आ जाता है बच्चा हमारी खड़ी बोली वाली हिंदी। हमारी खड़ी बोली वाली हिंदी 4.429%। और पांचवी भी हाँ यहां पर, और बांग्लादेश में बोली जाने वाली बंगाली 5वें नंबर पर भी कौन सी आती है? बंगाली आती है 2.961%।
2.961%। ये विश्व में बोले जाने वाली विश्व में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा भाषाएं कौन सी बच्चा? 5 सबसे ज्यादा। अब कर लेते हैं भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाएं। अभी हमने किसमें किया? वर्ल्ड में। अब हम कर लेते हैं भारत में। किसमें कर लेते हैं छोटे? भारत में। और ये सब आपको जीके में भी हेल्प करेगा। और पहले हम भाषा पढ़ेंगे तभी तो हिंदी पढ़ेंगे बच्चा। पहले ये तो जानेंगे इनका विकास कैसे हुआ, हिंदी की जैसे और कौन कौन सी हैं। आज जो हम इतने आराम से बोलते हैं क्या हमेशा से ऐसे बोली जाती थी? तो उसके बारे में जानेंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा नेटिव देशी भाषाओं की बात कर रहा हूं। किसकी बात? देशी भाषाओं की। जो अपनी भाषा है उनमें, देशी भाषाओं में जो भारत की है उनमें सबसे ज्यादा जो स्पीकर है बोलने वाले वो है 43.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार वो हिंदी के। किसके बच्चा? हिंदी के। दूसरे नंबर पर आ जाती है बंगाली। दूसरे नंबर पर आ जाती है बंगाली। तीसरे पर आ जाती है मराठी। तीसरे पर आ जाती है मराठी। चौथे पर यहां पे आ जाती है बच्चा तेलुगु। चौथे पर कौन सी आ जाती है? तेलुगु। और 5वें पर आ जाती है तमिल। तो द्रविड़ में यदि देखें तो सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है द्रविड़ भाषा परिवार की? तेलुगु बोली जाती है। कितनी बोली जाती है? तेलुगु 8.30, 7.09, 7.09, 6.93 और 5.89। उसके अलावा और भी कई सारी हैं। तमिल हो गई, गुजराती, उर्दू, कर्नाटक, उड़िया, मलयालम, पंजाबी। संस्कृत 0.001। तो भारत में सबसे अधिक जो बोली जाने वाली देशी भाषाएं, भारत की जो भाषाएं, उनमें सबसे नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 बंगाली, नंबर 3 मराठी, नंबर 4 तेलुगु, नंबर 5 तमिल। अब आ जाता है रिवीजन टाइम। क्या जाता है? रिवीजन। बताइए भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है और उस धातु का अर्थ क्या होता है? किस धातु से उत्पत्ति हुई है और उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? भाषा को परिभाषित कीजिए। भाषा शब्द की परिभाषा दीजिए। भाषा शब्द की परिभाषा दीजिए। भाषा शब्द की परिभाषा क्या है? भाषा क्या होती है? चलिए, लिखित भाषा में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जो चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आगे आपको बतानी है। हो, किस भाषा परिवार की भाषा है? हो किस भाषा परिवार की भाषा है? हो किस भाषा परिवार की भाषा है? वो आपको देखना है। हो किस भाषा परिवार की भाषा है। आगे आपको बताना है। मैं 4 लिख रहा हूं। पंजाबी आपको अलग करनी है इसमें से एक। कश्मीरी, पंजाबी, कश्मीरी, नेपाली, कुरुख। पंजाबी, कश्मीरी, नेपाली, कुरुख। इन चारों में से जो एक बाकी से अलग है उसे बताइए। इन चारों में बाकी 3 के जैसी नहीं है। एक भाषा बाकी की 3 की जैसी नहीं है।
तो आप उसको बताइए। बाकी के 3 की जैसी नहीं है, बाकी के 3 की जैसी नहीं है। आगे आ जाता है, बहुत अच्छे। कार्बी, कार्बी, लेप्चा, कार्बी, लेप्चा, बोडो, ये किस भाषा परिवार से संबंधित है? ये किस भाषा परिवार की भाषा है? ये किस भाषा परिवार की भाषाएं? ये किस भाषा परिवार की भाषाएं? ये बच्चा किस भाषा परिवार की भाषाएं? बताइए। ये किस भाषा परिवार की भाषाएं? बहुत शाबाश। चलिए, उसके बाद में आ जाता है जर्मनी, अंग्रेजी, हिंदी। जर्मनी, अंग्रेजी, हिंदी, ये किस भाषा परिवार की भाषा है? अब मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 मैं बताऊंगा, 5 तुम्हें बताने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, नहीं तीसरा मैं बता देता हूं। भाषा विचारों को व्यक्त करने का साधन है, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन, विचारों को आदान प्रदान करने का साधन, ये मैंने बता दिया। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना, तो 3 बता दिए, 3 बता दिए। मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने के जो चिन्ह होते हैं उसे लिपि कहते हैं, ये भी बता दी। इसे लिपि कहते हैं, ये भी मैंने आंसर दे दिया। अब बाकी आपको आंसर देने हैं। बाकी जितने क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको मैंने बता दिया, उन्हें हटा दे रहा हूं। बाकी इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट्स करके बताना है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ज्ञान पर पढ़ना एकदम ज्ञान आधारित होनी चाहिए। इससे भागना मत, कुछ भी छोड़ना मत, कुछ भी छोड़ना मत। पहली बात, नोट्स बनाना। तीसरी बात, रिवीजन करना उन नोट्स का जरूर। और चौथी बात, मेरे शेरों, मेहनत से मत घबराना, मेहनत से मत घबराना। बच्चा, हमारे पास ये कलम है, हम जिन परिवारों से आते हैं सिर्फ इसके दम पर हम उनकी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको कमेंट में देने और साथ में ये भी बतानी है क्लास कैसी लगी। और अभी 9 बजे यूपी के शुरू हो रही है, फिर 10 बजे आपकी मैथ की क्लास है, 10 बजे आपकी संयुक्त रूप से मैथ की क्लास है। एक बात आप गौर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से टिक लगा लीजिए कहीं पर अपनी कॉपी में कि 13 जनवरी की शाम 6 बजे से 13 जनवरी की शाम 6 बजे से 14 की सुबह 6 बजे तक जन्म दिवस स्पेशल 2019 का पूरा करंट अफेयर आपको कराया जाएगा 12 घंटे की धुआंधार मैराथन क्लास में, बिना रुके बिना थके। तो क्या आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी? उत्तर कमेंट में बता देना। मस्त रहना, खुश रहना। अरे बंदे, मेहनत से मत घबराना, क्योंकि मेहनत यदि तुमने कर ली और हिम्मत कर ली तो पहाड़ को भी धुआं धुआं कर दोगे। चलिए फिर, ये मास्टर क्लास है, मस्त लीजिए एक क्लास, खुश रहिए। 9 बजे यूपीजी के, 10 बजे मैथ और 11 बजे भारत की 1 रिपोर्ट पोस्टमार्टम क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।